हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग इसके पहले मेरे इस वीडियो में टेंस, ग्रामर टेंस के इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आप जो है प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस, पास्ट टेंस के चारों टेंस और उसी के अंतर्गत अब फ्यूचर टेंस के चारों टेंस को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और उसके पहले टेंस में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो डिस्कस हो चुके हैं और मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जो होता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक जिस वाक्य में, आप इसको जान लीजिए कि मुख्य प्रश्नवाचक क्या होता है। जिस वाक्य में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आप देखते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ये इसकी पहचान होती है फ्रेंड्स। मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आते हैं, वो दूसरा काम, मतलब कि तो इस प्रकार से आप जिस वाक्य में मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं उसको हम जो है मुख्य प्रश्नवाचक कहते हैं। अब वो मुख्य प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो होते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ। एक और शब्द आता है हु, हुम, हुज। इसका हम अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे, मतलब इस सेंटेंस के अंत में हम इनकी भी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से यही शब्द होते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ये शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो वाक्य के जो रूल्स होते हैं, मतलब वाक्य की जो प्रकृति है वो बदल जाती है। प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं, प्रश्नवाचक चूँकि दोनों को कहते हैं, तो हम यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं आपसे मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की। तो जब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा करते हैं तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के क्या रूल्स होते हैं हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रूल्स होता है उसमें सर्वप्रथम, एक ही चर्चा कर रहे हैं हम। सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस शैल या विल। अब चूँकि दोनों सहायक क्रिया हैं इसलिए दोनों को आप देखेंगे, दोनों को आप डिस्कस करेंगे। प्लस कर्ता प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वाक्य में जो रूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जब भी आप प्रश्नवाचक की बात करेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य में दो कॉन्सेप्ट आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में दो कॉन्सेप्ट हो जाता है, एक होता है मुख्य प्रश्नवाचक और दूसरा होता है सहायक प्रश्नवाचक। अभी हम इसमें जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य और सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में अंतर करेंगे, अंतर बताएंगे और इसको मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को हल करने के पश्चात हम आपको ले चलेंगे सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में। फिर भी आप उसके मतलब दोनों को समान रूप से, दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा आप उसकी चर्चा करते रहेंगे ताकि आपको अंतर समझ में आए। जैसे इसमें कहा गया कि जिस वाक्य में मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उसे मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या विशेषकर यही आता है, प्रारंभ में रहता है, उसको हम सहायक प्रश्नवाचक कहते हैं।
तो हम पहले मुख्य प्रश्नवाचक की चर्चा करेंगे। अब इसके अंतर्गत आने वाले वाक्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा भाई अपना कार्य, अपना काम कब पूरा करेगा। आप देख सकते हैं ये वाक्य, ये ऑलरेडी वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन चूंकि आप ट्रांसलेशन की दृष्टि से ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसलिए उसके जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो दो टाइप्स हो जाते हैं, उसको मैंने कैटेगराइज करके आपके समक्ष में दोनों को रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप दोनों के कॉन्सेप्ट को आप जानें। तो इसमें जो कब शब्द आया है वो क्या है, वो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है। ये कहाँ पर है, बीच में है। किसके बीच में है, वाक्य के बीच में है। जब वाक्य के बीच में ये होगा तो ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का जो रूल्स है उसमें ये कहा जाता है कि उसमें सबसे पहले मुख्य प्रश्नवाचक शब्द को लिखा जाता है। तो यहाँ आपने लिखा वेन, तत्पश्चात सेल या विल। सेल या विल का मैंने वो जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने क्लियर कर दिया है कि आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा रहा है इस समय, नाउ डेज। मतलब अब यहाँ पर तुम्हारा भाई है, उसके साथ तो विल हो ही जाएगा। वेन विल प्लस कर्ता योर ब्रदर। अब इसके बाद आएगा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया का मतलब फर्स्ट फॉर्म पूरा करने की अंग्रेजी होगी वेन विल योर ब्रदर फिनिश। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है फिनिश। फिनिश के बाद क्या आएगा, योर वर्क। नहीं, वेन विल योर ब्रदर फिनिश हिज वर्क। यहाँ पर अपना अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज। तो इस प्रकार से आप वाक्य को देख रहे हैं कि तुम्हारा भाई अपना काम कब पूरा करेगा। इसके साथ जो है सेल और विल में विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। फिनिश करने की अंग्रेजी लिखी जा रही है, इसके बाद वाक्य को पूरा किया गया। अब हम उसी के संदर्भ में, उसी के अंतर्गत दूसरे वाक्य पर चर्चा करेंगे। दूसरा वाक्य लिखने जा रहे हैं। माताजी भोजन क्यों पकाएंगी। यहाँ प्रश्न आया है, माताजी भोजन क्यों पकाएंगी। तो अब आप फिर इस वाक्य को आप देख रहे हैं। आप जब भी देखेंगे, जैसा कि मैंने शर्त लिखवाया है कि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया है, तो नियमानुसार यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगी उसकी अंग्रेजी वाई। इसके बाद सेल और विल को लिखेंगे। वाई विल द मदर, वाई विल द मदर कुक। कुक मीन्स होता है पकाना, फूड मीन्स भोजन। ये भी बन गया। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से हल हो रहे हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। उसी के संदर्भ में एक और हम प्रश्न को हल करेंगे। वो प्रश्न है, अतिथि लोग, अतिथि लोग मतलब अतिथि लोग कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या शब्द है, क्या जो है वो भी क्या है, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है। तो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द है तो उसके साथ भी आप क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अतिथि लोग कल क्या खाएंगे, तो अतिथि लोग कल क्या खाएंगे अंतर्गत आएगा क्या की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर व्हाट, ये लिख रहे हैं आप, व्हाट विल द गेस्ट्स ईट टुमारो। व्हाट विल द गेस्ट्स ईट टुमारो मतलब यहाँ पर खाने के लिए ईट का प्रयोग किया गया है। दी गेस्ट मीन्स हो गया अतिथि लोग, व्हाट का मतलब हो गया मुख्य प्रश्नवाचक शब्द। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए हों तो वो वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक होता है और मुख्य प्रश्नवाचक नियम के अंतर्गत बनाया जाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं
कि जो चीज़ें मैंने कवर किया है, मैंने जो चीज़ें यहाँ पर रिवीजन किया है कि इंट्रोगेटिव बार बार ये प्रत्येक टेंस में आता है, सहायक प्रश्नवाचक मुख्य प्रश्नवाचक की हम बात करते हैं। तो आप सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है उसको समझ गए होंगे। और जब भी आपके समक्ष जो है व्याकरण के अंतर्गत, ट्रांसलेशन के अंतर्गत जब भी आपको मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, अनुवाद करने के लिए आएगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप उस वाक्य को पहले आइडेंटिफाई करोगे। पहले आइडेंटिफाई करने के पश्चात आपको जब ये क्लियर हो जाएगा, जब ये कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा कि यह जो वाक्य है यह मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है, तो आप मुख्य प्रश्नवाचक के जो नियम होते हैं उसको आप लगाएंगे और उसको हल करेंगे। तो अब हम इसके साथ मतलब इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हम आपको अब ले चलते हैं सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। मतलब आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से हल होगा आप उसको देखिए। हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। पहले आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को देख लीजिए कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का क्या नियम है, तो हम उसकी पहचान भी आपको लिखवाते हैं। आप यहाँ पर देखते रहिए। दूसरा है सहायक प्रश्नवाचक बी को सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अब इसमें होता है सर्वप्रथम सहायक क्रिया। अब इस वाक्य की जो सहायक क्रिया होती है वो सर्वप्रथम लिखी जाती है। सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म, ऐसा इसका रूल्स है। मतलब अब बी सहायक प्रश्नवाचक की बात करते हैं। आप सहायक प्रश्नवाचक को देखिए, वो कैसे सहायक प्रश्नवाचक को आप पहचानते हैं। आप सहायक प्रश्नवाचक के नियम को देखा। सहायक प्रश्नवाचक का क्या नियम है कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। अब वो सहायक प्रश्नवाचक कैसे आप देखेंगे? सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो उससे सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। आप इसके अंतर्गत स्टूडेंट को समझने के लिए आसान होगा, उससे सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने ये देखा कि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द कौन होते हैं, जैसा कि आप वैसे भी जानना चाहिए आपको कि प्रश्नवाचक वाक्य तो टोटल दोनों होते हैं। मतलब कि जैसे अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों या वाक्य के प्रारंभ में हों, सहायक प्रश्नवाचक दोनों होते हैं। लेकिन यदि सहायक प्रश्नवाचक या मुख्य प्रश्नवाचक की बात हम न करके केवल मुख्य प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं, तो उसमें जो रूल्स होते हैं, रूल्स में जो इतने अंतर हैं, कैपिटल मतलब बहुत बड़ा अंतर है, और उसको हम चर्चा न करें तो स्टूडेंट्स को उसको समझने में, उसको बनाने में कठिनाई होगी। तो हमने जो है जो टेंस के रूल्स हैं, टेंस जो 12 टेंस को मैं डिस्कशन मतलब उसका जो वर्णन कर रहा हूँ, उसमें जो भी चीज़ें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जहाँ छोटे अंतर दिखाई पड़ते हैं, उसको मैंने सेपरेट करके उसको ब्रॉडली मैंने उसको ज़्यादातर उस पर मैंने चर्चा करके उसको एकदम क्लियर कर दिया है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार से कठिनाई न हो। अब यहाँ आप अभी मैंने उस पर चर्चा किया मुख्य प्रश्नवाचक पर, उसके अंतर्गत मैंने ये लिखा था कि यदि ये शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, ये रहेंगे बीच में तो दूसरी कंडीशन से होगी, और ये अगर प्रारंभ में रहते हैं, मतलब प्रारंभ में प्रायः क्या शब्द आता है वो रहेगा तो दूसरी कंडीशन से होगी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बी मतलब सहायक प्रश्नवाचक की। ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। मैं आपके समक्ष जो है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को लिख करके उसको ट्रांसलेशन मतलब उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हम उसको आप चाहेंगे कि आप उसको समझिए कि किस प्रकार से सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कैसे प्रयोग किया जा रहा है। तो आप पहले वाक्य को देख सकते हैं। क्या
तुम आज क्रिकेट खेलोगे। देख लीजिए, ये वाक्य हो गया। ठीक, अब इसमें अभी पहले वाले वाक्य में आपने क्या देखा कि ये जो शब्द था वो कहाँ आ गया था, बीच में आ गया था, और ये कहाँ पर है, प्रारंभ में है, शुरू में है। ये कहाँ पर है, शुरुआती दौर पर है, ये शुरू में आप देख रहे हैं। तो जब ये शुरू में है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो जब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा तो उसमें सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म इत्यादि आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो ही सहायक क्रिया हैं। तो दोनों सहायक क्रियाओं के अंतर, उनके प्रयोग को मैंने बताया कि ज़्यादातर अब जो है विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। सभी 7 जो है प्रोनाउंस जो होते हैं, ये 7 जो प्रोनाउंस होते हैं सबके साथ क्या किया जा रहा है, विल का प्रयोग किया जाता है। पहले का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब इसके पहले की जो अंग्रेजी थी उसमें सेल का भी कॉन्सेप्ट था। आज धीरे धीरे सेल के कॉन्सेप्ट को जो है हटाया जा रहा है। तो आप विल भी लिख देंगे तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ तुम के साथ क्या हो जाएगा, विल। यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद आ गया कर्ता, विल यू, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट टुडे। अब यहाँ टुडे शब्द आ गया है, आप उसको लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि वाक्य कैसा वाक्य हो गया, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब दूसरा देखिए आप, क्या वह कक्षा में शोर करेगी। अब आप देखें कि अब ये भी उसी से प्रारंभ हो रहा है, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, ये भी प्रारंभ में आ रहा है। कभी कभी स्टूडेंट जो होते हैं वो गलती करके व्हाट शब्द को लाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या लिखा रहता है। जबकि आप जो है वाक्यों को उसके जो स्वरूप हैं, उसकी जो आकृति है उस पर न जाएं। आप कहाँ पर जाएंगे, आप वाक्यों के आइडेंटिफिकेशन पर जाइए। वाक्य को आप देख करके उसके स्वरूप से आप गलतियां कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यू आर अननोन अबाउट द रूल्स ऑफ बी इंट्रोगेटिव, मतलब आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्य से अनभिज्ञ हैं, उसके रूल से आप अनभिज्ञ हैं। सो यू डोंट नो व्हाट विल बी यूज देयर, यू आर राइटिंग, यू आर स्टार्टिंग विद द वर्ड व्हाट। सो द सेंटेंस विच हैव टू सॉल्व यू, जो आपको हल करना है, इट विल बी रॉन्गली मेड, ये क्या हो जाएगा, गलत रूप से बन जाएगा। सो यू विल नॉट हियर यूज व्हाट, व्हाई, इट इज स्टार्टिंग, इट इज कॉल्ड दैट, इट इज ए सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू विल राइट विल सी, मुख्य सहायक क्रिया प्लस कर्ता, विल सी मेक ए नायज, मेक ए नायज इन द क्लास, वाक्य बन गया। अब हम यह देख रहे हैं कि ये दो वाक्य, एक वाक्य और आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज नहीं, इसमें हो जाएगा क्या आज वर्षा होगी। ये बहुत प्रचलित सेंटेंस है, प्रायः आता रहता है, क्या आज वर्षा होगी। अभी इसमें भी क्या शब्द आया है, इसमें कर्ता क्या है, बनाना पड़ेगा। ईट उसके अनुसार क्या हो जाएगा, विल प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इट विल रेन टुडे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को हल कर रहे हैं। अब हम इसी के अंतर्गत, जैसा कि जो है वो बताया जाता है कि वो जो वाक्य हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आपके सिलेबस में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को भी एक्सप्लेन किया गया है।
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को भी एक सेंटेंस के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और मैंने लास्ट में कहा था कि हु हुम हुज को भी एक एक सेंटेंस दे करके, एक एक सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में दिखा करके उसका भी प्रयोग हम आपको बताएंगे, ताकि आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत सहायक प्रश्नवाचक, मुख्य प्रश्नवाचक को किसी भी प्रकार से हल करने में परेशानी न हो। आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को जान जाइए कि यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुम, यूज ऑफ हुज, यूज ऑफ अदर interrogative words which are given on the blackboard, which are written on the blackboard. So all of first you will know interrogative plus negative. आप पहले interrogative plus negative sentence को देखिए। आप interrogative और negative sentence के पश्चात हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव कैसे आता है, आप उसको देखिए थोड़ा सा। उसमें बहुत अंतर आपको नहीं आएगा, बहुत अंतर वाली चीज़ें उसमें नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव, मतलब इसके साथ नकारात्मक वाक्य आ जाएगा। ठीक, देखिए, तुम्हारा मित्र कल स्कूल क्यों नहीं जाएगा? आप देखिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक वाक्य और, क्या वह अब खाना नहीं खाएगी? देखिए, इसमें भी नाट आया है, इसमें भी नाट आया है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। इसलिए नहीं समस्या है, मैंने एक आपको रूल्स बताया है कि सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नाट इसमें और उसमें दोनों में। आइए हम पहले मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को जानते हैं कि सर्वप्रथम इसको लिखा जाएगा व्हाई, इसके बाद कर्ता के अनुसार एक सहायक क्रिया आ जाएगी, व्हाई विल योर फ्रेंड। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया है, नॉट गो टू स्कूल, ये बन गया। मतलब आप जो पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के जो कॉन्सेप्ट हैं वो उस प्रकार को, जैसे मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ नकारात्मक वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है उसमें आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। इसी प्रकार से सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में भी नाट का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कर्ता के पश्चात नाट का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य जो है नियमानुसार एकदम करेक्ट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कर्ता के साथ नाट का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम लिखेंगे सहायक क्रिया नियम का अनुसार, ये क्योंकि ये बी वाला है, बी का मतलब सहायक प्रश्नवाचक है, सहायक प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर क्या हो गया, विल सी, गी गेगा है, विल सी नॉट ईट, या ऐसे भी कहा जाता है टेक फूड लिखा जाता है, शुद्ध अंग्रेजी होती है टेक फूड नाउ। विल सी नॉट टेक फूड नाउ, ये बन गया। अब हम थोड़ा सा हु के प्रयोग पर आते हैं। हु का प्रयोग आपको हम दिखाते हैं कि हु का प्रयोग क्या है। तुम्हें कल कौन पढ़ाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हु एक ऐसा शब्द है जो कर्ता और मुख्य प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है। दिस इज़ मेमोरेबल पॉइंट, दिस इज़ वेरी मिस्टीरियस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। इट ऑलवेज अप्लाइज एज subject as main interrogative word. So if you are using in the method of translation, in the concept of translation, if you are changing
the sentence Hindi sentences into English sentences. If in the Hindi sentences कौन, who word has entered, who word has come. So if you are translating, if you are making the translation of that sentence, so you should regard that who is always using as a subject in this sentence. तो आप ये देखेंगे कि हु जो है वो कर्ता के रूप में इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है. इफ़ यू हैव रिगार्डेड, यदि आपने मान लिया है हु इज एज ए सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सो द रूल्स विल बी वेरी सिंपल फॉर द यूजिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर इज नो कन्फ्यूजन. If you have regarded in the sentence who is always or who is mostly main interrogative sentence, so you will not solve any sentence with the rules of, according to the rules of that sentence of interrogative sentence under interrogative main or interrogative helping. यदि आप उसको सहायक प्रश्नवाचक के रूप में या मुख्य प्रश्नवाचक रूप में आपने इसका प्रयोग करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से वाक्य को हल नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो वाक्य का रूल्स है, जो वाक्य का रूल का जो नियम है वो आप लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा. तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिगार्ड दैट हु इज ऑलवेज यूजिंग इन द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मतलब आप उस कर्ता वाक्य में कर्ता के रूप में हु का प्रयोग करोगे. जब हु के रूप में कर्ता का प्रयोग करोगे तो आप वाक्य को आसानी से हल कर लोगे. यदि आप मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में उसका हल करोगे तो नहीं कर पाओगे. तो इस प्रकार से आप वाक्यों को देखिए कैसे हल हो रहा है. तो यहाँ हो जाएगा हु विल टीच you tomorrow. So it is showing that तुम्हें, it is like and at the place of subject but it is not real in subject. ये you जो शब्द है यहाँ पर कर्ता के स्थान पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में जो है वो कर्ता होता है. But it is at the place of subject, but it is not real subject of this sentence. So it is also object of that sentence, object of this sentence. So you don't regard, you don't take you as a subject of this sentence. If you will regard that, you will take the use of the place of you that in the sentence, so the manner and the settlement of the sentence will be wrong. मतलब जो वाक्य का तरीका है, वाक्य बनाने का जो उसको स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सभी गलत हो जाएगा. अब इसी का एक जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका हम प्रयोग करके आपको दिखाना चाहते हैं कि इसका जो नॉमिनेटिव केस हु होता है ये तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया. अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है वो कैसे मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है. अब देखिए यहाँ पर, तुम कल किसको पढ़ाओगे. अब देखिए यहाँ तुम है और यहाँ पर किसको है, थोड़ा सा अंतर है, बट इट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस का रूप आ गया है. तुम कल किसको पढ़ाओगे. अब ये ऑब्जेक्टिव केस जो हुम होता है वो टोटली इट इज़ यूज्ड एज ए मेन इंट्रोगेटिव वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस ऑफ इट्स सेंटेंस. मतलब अपने वाक्यों में ये जो हुम का प्रयोग किया जाता है ये जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में, शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पर अब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हुम. अब देखिए हुम के साथ एक सहायक क्रिया आएगी, हुम विल कर्ता आएगा, टीच, हुम विल यू टीच टुमारो. इट इज़ mystery and it is different use of
हु, हुम, हुज। अब आप हुज को भी देखते हैं। हुज जो होता है वो पजेसिव केस इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, मतलब उसके साथ एक शब्द और आता है, जैसे किसकी किताब, किसके साथ, नहीं सॉरी, किसकी किताब, किसका भाई, किसकी बहन, किसके पिताजी, उसके ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हु को कैसे प्रयोग किया जाता है और हुम को कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में हु, हुम, हुज मतलब कि मेन इंट्रोगेटिव, निगेटिव इत्यादि शब्दों का मैंने प्रयोग किया, उसके अंतर को मैंने आप बताया और अंतिम में हु, हुम, हुज के प्रयोग को मैंने डिस्कस किया। तो आई मीन टू से दैट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सहायक प्रश्नवाचक, मुख्य प्रश्नवाचक, वाक्यों के अंतर, उसके एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स और उसके अंतर के जो टिप्स थे, उसके अंतर मतलब हु को कैसे प्रयोग किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, और उसको मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में कैसे माना जाता है, इन सब पर मैंने प्रयोग किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए सार्थक होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है, कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हैं, उसको आप बखूबी समझ गए होंगे। और हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेकर के। थैंक यू वेरी मच।